नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे, अब बातचीत करेंगे, अब समझेंगे भारत के बारे में। आज हम बात करेंगे उस भारत के बारे में जो भारत स्टार्टिंग में कैसा था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में और कुछ पहलू इसको जानेंगे कि एंशिएंट इंडिया जो है भारत बना कैसे, कैसे भारत जो है एक नया रूप लिया, भारत में किन किन सभ्यता सिविलाइजेशन का जो है यहाँ बोलबाला था, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट इंडिया देखेंगे सबसे पहले। इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि 2500 से बीसी से लेके 1750 बीसी तक चला। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी, कभी सोचते होंगे कि ये बीसी होता क्या है। तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बिफोर द कॉमन एरा, ऐसा भी कर सकते हैं। बीसी का मतलब ये होता है। तो फिर हम देखेंगे 2500 बीसी से 1750 बीसी का क्या कनेक्टिविटी है भाई। क्यों हम लोग 1750 से 2500 बीसी तक जाते हैं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है। तो बीसी जो होता है, जो बिफोर क्राइस्ट होता है, तो बोला जाता है कि जब क्राइस्ट जन्म लिए थे, वहां से जो है जब ऊपर उधर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो निगेटिव होता है, और जब हम लोग जब इधर आते हैं जो 2000 अभी जो चल रहा है, तो ये पॉजिटिव होते जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट जो था, तो इसीलिए जो है इसका नाम दिया गया। इसके अलावा जो है इसको बिफोर द कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी में जो है हमारा भारत का जो है उस समय जब खोजा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तथ्य मिला, जिसको जो है हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन का नामकरण किया और नाम दिया गया। तो उसी के बारे में बहुत अच्छा विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या है एंशिएंट इंडिया मतलब। तो सबसे पहले क्या है, ये ओल्डेस्ट नेम है इंडिया का। इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, जब लोग आए होंगे कहीं ना कहीं जो है आकर भारत में रुके होंगे, तो जौन एरिया में रुके उस एरिया में एक इंडस रिवर बहता है, मतलब इंडस जो रिवर है, उसी के नाम पे जो है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब होना शुरू हुआ, यहाँ से खुदाई शुरू हुआ, तो उसी के नाम पे इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। लेकिन फिर क्या, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, फिर आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो होता है इसका जो है इसका अप्रोप्रिएट नेम देने की कोशिश किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि जब खुदाई हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला आकर खुदाई कर रहे थे, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंडस सिविलाइजेशन कहना सही है। इसके अलावा जो है हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन देते हैं, मतलब एक नाम दे देते हैं, एक नाम दिया गया, एक नामकरण किया गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे कि वहां के चीजों जैसे मिला, उसी के अनुसार जो है उसमें कहीं ना कहीं इंगित होगा, तो इसी के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दिया गया। क्योंकि जो है ये ऐसा लग रहा था कि वो जो सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन जो है तो पूरे सभ्यता हो गया। जैसे कि भारत देश है, भारत देश में कोई स्टेट है, जैसे बिहार स्टेट है, जैसे गुजरात स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो एक स्टेट है। तो बिहार बड़े रूप हो गया, स्टेट हो गया, उसके छोटे रूप जो उसके आसपास में उसके अंदर जो विस्थापित है उसके बारे में। तो इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला को लगा कि इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया जाए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया गया। और ये पहला साइट जो था जो डिस्कवर किया गया उस इंडस रिवर के आसपास, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रखा गया। तो अब बात आया कि फिर भाई नामकरण हो रहा है, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ज्योग्राफिकल पॉइंट उस एरिया में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसे वेदर कंडीशन, जैसे कि इन्वायरमेंट, जैसे कि रिवर का फ्लो, जैसे कि आप वहां का सैंड मिट्टी देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी जो है हेल्पफुल होता है। तो इसका मोस्ट सुटेबल नेम देने के लिए जो है बोला गया कि इंडस देते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि अब जो है एक और नया चीज ऐड हो गया, जैसे जैसे खुदाई होता गया, जैसे जैसे लोग खोज में निकलते गए और सबसे और चीजें पता चला गया। पहले इंडस सिविलाइजेशन हुआ,
फिर इंडस जो है अब सरस्वती नदी है वहां पे आ गई है। सरस्वती नदी के नाम पे बोला कि अब जो है हम लोग इसका नाम करते हैं, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन देते हैं इसका नाम। तो और अब कारण भी था, क्योंकि इस जगह पे जो है इंडस और सरस्वती के बीच में आसपास में जो है बोला जाता है 80% पॉपुलेशन यही आसपास में रहता है। क्योंकि नदी था, नदी के लिए सबसे मुख्य आहार, मुख्य चीज क्या होता है एक जीवन के लिए, एक मनुष्य के लिए पानी होता है। तो पानी शुद्धता जहां पे सबसे ज्यादा रहेगा तो सबसे पहले वहीं पे लोग बसना शुरू करते हैं। तो लोग जो आप आज के डेट में भी जब देखेंगे, आप देखेंगे कि गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन के अलावा जहां जहां जैसे गंगा बेसिन, गंगा रिवर जैसे जैसे फ्लो करती है, वो आसपास में आप देखेंगे सबसे लार्जेस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यही आसपास में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ पानी की वजह से। तो इसके वजह से हो गया। अब जो है हुआ कि भाई ठीक है, इसको जो है एक्सप्लोर किया गया है। तो पता कैसे चलेगा कि ये अब 2500 बीसी से 1750 बीसी का एरा का है, ये सभ्यता यहाँ पे है, कैसे पता चलेगा? तो बोला अच्छा, इसके लिए जो है कार्बन डेटिंग किया जाता है। तो कार्बन जो है हर चीज में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो आपको इजिली इससे जो है चीजें जो है रेडियो एक्टिव करके इसको निकाला जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है इसका जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी का आंकलन किया गया है कि यही एरा होगा जो इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन यहाँ फल फूल रही है, जिसको कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो यही आसपास में कहीं ना कहीं इसी समय में जो है वो कार्बन डेटिंग से ये निकल गया आसानी से। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला जो है ऐसे करके वो खोज निकाले और ऐसे करके जो है उन्होंने जो है एक एरा दे दिया जिसका नाम दिया बीसी। ठीक है, अब जॉन मार्शल साहब आते हैं। जॉन मार्शल साहब जो है वो सबसे पहला इंसान है जो इसका नामकरण करके इंडस सिविलाइजेशन रखा था। इंडस सिविलाइजेशन रखने का सबसे बड़ा जो स्कॉलर थे, जॉन मार्शल जो थे स्कॉलर थे। ये जॉन मार्शल जो है बोले कि देखो भाई इंडस के आसपास जो ये जो लोग रह रहे थे इसको हम एक नाम देते हैं, इंडस सिविलाइजेशन नाम देते हैं। तो जॉन मार्शल साहब ने जो है इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम दिया था, वो पहला स्कॉलर थे। इसके अलावा अब बोला जाता है कि ये इंडस जो सिविलाइजेशन था, बोला कि कौन सा एज में था भाई, कुछ तो होगा, जैसे कि कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज एज, चाइकोलिथिक, मतलब कि कैसा युग रहा होगा उस समय, हथियार कैसे रहे होंगे उस समय, ज्यादातर मेटल कौन सा यूज होता होगा। तो इस तरह से जो है उसको बोला गया कि जो सिविलाइजेशन था इंडस सिविलाइजेशन, ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था मतलब चाइकोलिथिक था और ब्रॉन्ज एज था। मतलब इसका मतलब ब्रॉन्ज का बर्तन, ब्रॉन्ज के सामान, ब्रॉन्ज का आइडियल्स बोलते हैं, जमान का मूर्ति, पैसा, हर चीज, टोकन, हर चीज जो है ब्रॉन्ज का मिल रहा है। इसका मतलब इसका उस समय जो है आयरन का बोलबाला नहीं होगा, सिर्फ ब्रॉन्ज का बोलबाला था। और चाइकोलिथिक एज था, तो इसीलिए जो है ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा बोलबाला होगा, इसलिए ब्रॉन्ज का सारा सामान, जो भी सामान निकलता है ब्रॉन्ज का निकल रहा था। ठीक है, अब बोला जाता है तो इसका फैलाव कितना दूर से, जैसे कहते हैं ना कि बिहार स्टेट है, बिहार में कई जिला है, तो इस तरह से जो है इंडस सिविलाइजेशन होगा जो रिवर के किनारे किनारे, तो उसका फैलाव भी होगा, नाम भी नामकरण किया गया होगा। तो उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जब निकाल के उसका जो है नामकरण उनका सर्च करते हैं, नामकरण भी उनका देते हैं। तो जो बोला जाता है कि जो सिंध बोलता है ये पूरे जो है सिंध तक फैला हुआ था, बलोचिस्तान तक फैला हुआ था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक ये सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन फैला हुआ था। मतलब कौन कौन से जगह पे सबसे स्टार्ट होता है सिंध, आप फिर बलोचिस्तान आए, फिर पंजाब आए, फिर पंजाब के बाद जो है राजस्थान आइए, राजस्थान के बाद गुजरात, वेस्टर्न यूपी, फिर नॉर्थन महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। इतना बड़ा एरिया में भारत का वो जो है सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो है
ले रखा था। इतना एरिया में ये का साक्ष्य जो बोलते हैं, इसका जो है पदचिन्ह जो है, इसका जो है चीजें निकला है, जो इसका जो है वो पाया गया है। तो इसी के अनुसार बोला जाता है इतने एरिया में फैलाव था इंडस सिविलाइजेशन का। तो इस ये था फैलाव। इसके बाद बोलता है स्कॉलर जनरली बिलीव। अब जो है बहुत सारे जो है स्कॉलर बोलते हैं कि देखिए ये जो है इसका जो है हड़प्पा और घग्गर मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, घग्गर सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा, घाघर, मोहनजोदारो बोले जाता है ये सब एक बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे जो कि जो है हमारे जो है इंडस सिविलाइजेशन में जो है ऐड होते हैं। कैसे बोले कि कोई स्टेट है उसमें जो है जिला है, अब जिले में जो है जिले के अंदर जो है छोटे छोटे गांव होंगे। तो इसी तरह से जो उस समय जो आकलन किया गया था, आकलन होगा ऐसा करके माना जाता है कि इस तरह से जो है बनाया गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ तक है, यहाँ तक घाघर सिविलाइजेशन है, यहाँ तक मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है। इस तरह से जो है उसको जो है वो पूरा एरिया को इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ठीक है, नामकरण हो गया। अब सिविलाइजेशन इतना तो हो गया, जान गए कि सिंध है, बलोचिस्तान है, एरिया है, ये है, वो है। तो उसमें जो होगा एक एक्सिस बनाया होगा, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होगा। इतना बड़ा जो एरिया लिया तो उसको जो है आसान से आसान समझने के लिए आसान भाषा में कि देखिए कि इसको जो है हम ऐसा डिवाइड कर देते हैं, स्कॉलर्स लोग जो है, आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे वाले ऐसा डिवाइड करते हैं इंडस सिविलाइजेशन को ताकि हमारे पास आते आते जो है आसान भाषा में उसको समझ सके। तो उन्होंने जो है 4 भाग में बांटा एरिया को। सबसे पहले नॉर्थन मोस्ट बांटा साइट है जो इंडस सिविलाइजेशन का था, जो नॉर्थन मोस्ट। फिर सदर्न मोस्ट बांटा, फिर ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट में कौन कौन सा जो एरिया है उसके बारे में जिक्र किया। उस समय एरिया का क्या नाम था और अभी जो हम उसको जानते हैं उसके बारे में बताया गया, ताकि जो है हम और आप जो है आसानी से जो है उसको समझ सके, आसानी से पढ़ सके कि हाँ जम्मू कश्मीर में ये समय था, उस समय इसका नाम ये था, वो ये सिविलाइजेशन वहां लाई करते थे। तो इसी में जो है सबसे पहले जो आता है नदर्न मोस्ट का बात करेंगे। नदर्न मोस्ट का इंडस सिविलाइजेशन में कौन सा एरिया आता था? रोपर आता था, जो कि सतलुज किनारे था। हाँ, अभी जो पंजाब जिसको बोलते हैं, अर्लियर पंजाब था, अभी क्या है मांडा था, जो चेनाब जो जम्मू कश्मीर आज कहलाता है। ठीक है भाई, रोपर था सतलुज नदी के किनारे, जो ऐसा सभ्यता उस एरिया का नाम होगा, उस जगह का नाम होगा जहां इतने जो सतलुज के किनारे रहते हैं, जो कि अभी पंजाब में आता है। फिर मांडा आया जो कि चेनाब नदी के किनारे थे, जो आज जम्मू कश्मीर कहलाता है। ठीक है भाई, फिर सदर्न मोस्ट में जब नीचे आते सदर्न मोस्ट में तो इंडस सिविलाइजेशन का, तो उसमें भागत्रवा है जो कि गुजरात में है। उसके बाद दियामाबाद जो है प्रवारा बोला जाता है, महाराष्ट्र भी कहलाता है। तो इस तरह से जो है सदर्न मोस्ट का भी नामकरण हो गया। फिर ईस्टर्न मोस्ट इंडस सिविलाइजेशन का क्या है नाम? तो अलामगीरपुर, जो हिंडन रिवर है, हिंडन रिवर आप यूपी में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में, तो हिंडन रिवर के किनारे जो है ये बना क्या अलामगीरपुर, जो ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ईस्ट में है। इसके अलावा वेस्टर्न मोस्ट सिविलाइजेशन में हम देखते हैं सुतकेंद्रो, जो डच मकरन कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, मतलब वो चला गया पाकिस्तान में चला गया है। वेस्टर्न, सबसे वेस्टर्न का जो सबसे वेस्टर्न इंडस सिविलाइजेशन था, इसको सुतकेंद्रो कहते हैं। कैपिटल सिटी क्या था? हड़प्पन और मोहनजोदारो, मतलब मेजर सिटी जो था वो कैपिटल कहलाता था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा कहलाता था और मोहनजोदारो कहलाता था। और अब इतना बड़ा सभ्यता वहां पे पनप रहा था, वहां पे फ्लोरिश कर रहा था, हो रहा था, तो उस समय रूट भी होगा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी होगा आने जाने के लिए। और इतने लोग जो आए, इतने लोग जो आकर यहाँ पे इतना बसे, तो कहीं ना कहीं से आए होंगे, तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये पोर्ट का यूज किए होंगे, या फिर जो है रोड नेटवर्क का यूज किए होंगे, रोड नेटवर्क टाइप का कुछ रास्ता अपनाए होंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पोर्ट सिटी भी था, जिसकी वजह से जो है यहाँ इकोनॉमी एक्टिविटी होता था। बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन जो है, व्यापार जो है, वो पोर्ट से करते थे अपना बिजनेस। तो ऐसा पोर्ट का नाम था, कुछ पोर्ट है जिसके बारे में जो है निकाला गया, इसका एक्सकवेशन में जब करके निकाले गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, और स्कॉलर का कहना है कि उस समय जो मेजर पोर्ट सिटी थे
लोथल थे, लोथल, सुतकेंद्रो थे, अलादीनो थे, बालकोट थे एंड कुंतासी थे। ये 5-6 जो है बहुत पोर्ट जो सिटी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह से जो है ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन का जो है एक तरह से छाछ मिला कि खोदने के बाद क्या कहते हैं उसके बाद एक्सकवेशन करने के बाद ये सब साथ मिला था। तो इस तरह से जो है हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आया, कैसे कैसे किधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे कैसे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो और ढाका जो है फ्लोरिश कर रहे थे और लोग कैसे रह रहे थे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर आगे जो है नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट डे में जानेंगे कि कैसे जो है ये सिविलाइजेशन में कैसे किस रिवर के पास कौन कौन सा चीज था, क्या था, सब चीज जानेंगे, सारे आसान से समझेंगे आगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।